नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बना दिया रियल, लाइक्स को बना दिया लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी यहां शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। मोबाइल की स्क्रीन बच्चों के हाथ में है, पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ अब एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डिजिटल दुनिया बच्चों के विकास में मदद कर रही है या फिर धीरे धीरे इनके बचपन को प्रभावित भी कर रही है। आज सोशल मीडिया बच्चों और किशोरों की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। रील्स, शॉर्ट वीडियोस, ऑनलाइन गेम्स और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो आखिर कितना स्क्रीन टाइम सही है? सोशल मीडिया बच्चों को कैसे प्रभावित करता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है कंटेंट क्रिएटर पलक विज ने अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर मीना तिवारी से, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। Dr. Meena Mishra. She is a radiation oncologist and a professional mental health advocate. She is the chairperson of Brain Behavior Research Foundation of India. Hello, ma'am. हेलो। तो मैम, जैसे कि सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ का एक बहुत नेसेसरी पार्ट बन गया है, तो इसके ओवर यूजेज से हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? किसने कहा कि ये नेसेसरी है, बताइए आप। ये शुरू तो हुआ था इस मकसद से, जैसे फेसबुक जब पहले आया था वो इस मकसद से शुरू हुआ था कि आप अपने फ्रेंड्स के इन टच रह सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पर उसको हमने धीरे धीरे करके अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे खाना है, पानी है, वैसे ही सोशल मीडिया भी है? बट सैडली ये आज हो गया है, ये स्थिति आ गई है। क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चे आते हैं, और क्योंकि हम लोग ब्रेनोस्कोप करते हैं, उस दौरान हम ईईजी भी करते हैं, तो ईईजी में बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। और वो चेंजेस जब आप उनसे हिस्ट्री लीजिए तो वो बहुत अच्छा कोरिलेट भी करते हैं। पता चलता है स्क्रीन टाइम लोगों का 7-7, 8-8 घंटे है बच्चों का। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और जब ऐसा होता है, जब ये 7 घंटे 8 घंटे इतना ज्यादा ये होता है नेसेसिटी, इसे हमने क्या कहा कि अब हम बिना इसके नहीं रह पाते जी। तो ऐसे लोगों में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा फोकस करने की दिक्कत होगी। किसी भी काम में, लंबे काम में वो फोकस नहीं कर सकते। तो मैम, ये सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं आप? नॉर्मल? अरे बड़ों की भी, बड़ों ने भी। आज आप देखिए, अगर आप जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं अवे फ्रॉम वर्क, मतलब काम से रिलेटेड किसी का है तो वो काम कर रहे हैं, वो उससे मतलब वो गोल ओरिएंटेड है। बट जो सोशल मीडिया एक्सेस गोल ओरिएंटेड नहीं है, वो आपके लेजर के लिए है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो ये आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि फोकस फ्रेम्स जो होते हैं ना, अब आप देखिए पहले यूट्यूब चलता था, यूट्यूब में 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, आधा 1 घंटा, फिर वो धीरे धीरे करते करते रील्स आए, रील्स सेकंड्स में आने लगे, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स आए जो कि और छोटे। आज तो ये बोलते हैं कि आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आप 1 से 2 सेकंड में कहिए। ये हालत हो गई है। मतलब आजकल 5 सेकंड की भी बनाई जा रही है मूवीज, छोटी छोटी 5 सेकंड की मूवीज, की देखना है कि आप छोटे में अपनी बात कैसे रख सकते हैं। बट एवरेज टाइम तो 30 सेकेंड्स हो गया है। तो जब आप इस तरीके के रील्स, इतने फास्ट इमेजेस देखेंगे तो आपका दिमाग तो प्रिमिटिव ही है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि आपका स्ट्रक्चरली दिमाग चेंज हो गया है, उसको तो सदियों लगेंगी। और होता क्या है कि कुछ नेसेसरी सर्किट्स जो होते हैं ब्रेन के, वो बाईपास होने लगते हैं और इसी वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। कोई लंबा टास्क आप एक साथ बैठ के नहीं कर सकते। पहली बात ये है, तो फोकस और अटेंशन की प्रॉब्लम है। दूसरा,
नींद पे इफेक्ट आता है, क्योंकि रात में आप स्क्रॉल कर रहे हैं। जैसे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी जो स्टडीज की हैं, उसकी स्टडीज के मुताबिक अगर जब आप सोने के 1 घंटा पहले अगर आप उस दौरान मोबाइल देखते हैं तो जो आपकी रेम स्लीप होती है, जो कि क्वालिटी स्लीप कहलाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनकी स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होती है। इसलिए जब वो सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं महसूस करते, हेडेक्स, माइग्रेन्स ये सब ज्यादा होने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लंबे समय से ले जाकर। तीसरा जो बच्चों पे इफेक्ट देखा जाता है कि जब आप इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऐसे में एंजाइटी होती है। दूसरों को देखकर, उनकी पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखकर आपको खुद से कंपैरिजन जब आप करते हैं तो लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं स्टैंड करते, और कोई चीज अगर स्क्रीन पे आ गई इसका मतलब वही बेस्ट है, ये फीलिंग हमारे अंदर होती है। तो जब इस तरीके का कंपैरिजन हम करते हैं तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे हाउसवाइफ्स हों, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आता है, लगता है कि हम कहीं पीछे हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके का जब डिप्रेशन होगा, तो जब ये डिप्रेशन लंबे समय तक होगा तो क्या होगा कि मोटिवेशन नहीं रहेगा, कोई भी अच्छा काम करने का, कोई भी गोल ओरिएंटेड काम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो नतीजा होगा कि सुस्ती आएगी। इनफैक्ट बच्चों में आपने आजकल हाल के दिनों में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बीच बीच में गेम्स भी आए थे ऐसे कि जो टीनेजर्स, ब्लू वेल करके ब्लू गेम वेल का था, हाँ। कि जब वो उसमें मतलब इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उससे और अपने को प्रूव करने के चक्कर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक कर लेते हैं। तो अब मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई बड़ा साइड इफेक्ट हमें और सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और वो देखने को मिल भी रहे हैं। जी। तो मैम, डूम स्क्रॉलिंग जैसे कि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, इससे मेमोरी लॉस का भी कुछ रिलेशन है? बिल्कुल है। मेमोरी लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप उसको याद नहीं रख रहे हैं ना, वो गोल ओरिएंटेड नहीं है जी, वो बस आप डूम नाम ही है। हाँ, डूम नाम ही है। तो डूम स्क्रॉलिंग का मतलब है कि आप अपने लिए यू आर क्रिएटिंग अ डूम फॉर योरसेल्फ। जी, इट इज अ गोललेस, एमलेस स्क्रॉलिंग। बस आप देखते जा रहे हो कि कुछ भी, और जो मतलब रील्स डालने वालों की भी मेंटालिटी वैसी ही है, जस्ट टू गेन अटेंशन। यू नो, देयर आर पीपल डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ, हर तरीके की रबिश चीजें कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मतलब नाले का पानी तक पी रहे हैं और उसका वीडियो डाल रहे हैं आप, और उसके व्यूज आप देखिए। मतलब इस तरीके के जो बिल्कुल बेसलेस टाइप के जो रील्स हैं, उसके व्यूज आप देखिए मिलियंस में जाते हैं। तो लोग देखते तो क्यूरियोसिटी की वजह से हैं, लेकिन एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो एडल्ट्स हों, बच्चे ज्यादा वनरेबल होते हैं। इसलिए जो आप देखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जब ऐसी रील्स आप देखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में भी कुछ समय बाद वैसे ही विचार आने लगेंगे कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा करूं जी, जिससे मुझे भी इतना अटेंशन मिले। तो डूम स्क्रॉलिंग जो होता है वो आपकी, क्योंकि फ्रेम्स पर सेकेंड जो है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इससे ना सिर्फ आपकी, जो मैं फिर से कहूंगी, अटेंशन स्पैन पे फर्क पड़ता है। इसी वजह से आजकल ADHD, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइप डिसऑर्डर कहते हैं, वो भी बच्चों में भी बढ़ गया है और एडल्ट्स में भी अब बढ़ गया है। तो आपने सही कहा, नाम बहुत परफेक्ट है, डूम स्क्रॉलिंग। इट्स अ डूम फॉर यू, सो वी हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग कुछ भी कर रहे हैं वायरल होने के लिए। हमने कुछ टाइम पहले, आई थिंक कोविड के आसपास, एक न्यूज पढ़ी थी जिसके अंदर एक यूट्यूबर थे, उन्होंने डॉग को लिया था, उसको बलून से बांधा था एंड उनको उड़ाने का कोशिश किया था, एंड उसके बाद वो अरेस्ट भी हुए थे। फिर हम देखते हैं मेनली जो कार वाली रील्स आती हैं कि वो धड़ाम से मतलब कुछ वो कर रहे हैं, रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, कई होते हैं जो पटाखे चला रहे हैं और अपनी लाइव्स को रिस्क में डाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए। तो ये क्या सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से होता है, या ये सिर्फ एक वो चाह है कि मुझे बस फेमस होना है? देखिए पलक, आजकल सिर्फ ये सोशल मीडिया में क्या हो गया है कि उनको ये लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया स्टार हैं, हाँ, तो ही आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं और आपके n नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब आप फेलियर हैं, ऐसा सोच बन गई है। ये वास्तविकता नहीं है।
ये वर्चुअल रियलिटी है और वो वर्चुअल वर्ल्ड की रियलिटी है, रियल वर्ल्ड की रियलिटी ये नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि इसमें गाइडेंस नहीं है और हम सब ये ऐसा कुआं है कि दलदल है कि धंसते चले जा रहे हैं, इसलिए लोगों को ये लगने लगा है कि अगर हम ऐसा करेंगे, हम कुछ भी डिफरेंट करेंगे तो भले उससे अब जान कितनी जाती है। वही, हाँ। अभी आप देखेंगे कि लोग बीच धार में एडवेंचरस स्पॉट्स पे जाते हैं और वहां से गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है जी, अपनी जान खो देते हैं। इनफैक्ट एक तो बीच में आया था कि महाराष्ट्र में कहीं पे पूरी की पूरी फैमिली फोटो खिंचाने के चक्कर में पूरी फैमिली बह गई। जी, बिल्कुल। तो ये तो सुसाइडल है ना, यही डूम है। ये हमें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपना दुश्मन अपने साथ में लेके चल रहे हैं। क्या आप कह रही हैं फोन हमारा दुश्मन है? हाँ, हमने उसे अपना दुश्मन बना लिया है। वो है तो बहुत काम की चीज, इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट, बट हमने उसको अपने सर पे बिठा लिया है। हमने उसे अपने दिमाग में इतनी बड़ी जगह दे दी है कि बाकी किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बची है। तो मैम अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं आपके अकॉर्डिंग, फोन के, सोशल मीडिया के? देखिए, प्रोज अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो प्रोज बहुत सारे हैं। हमें ये पता होना चाहिए हम क्या देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए विशेषतः ये जरूरी है कि ये डिसाइड रहना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है, उसको देखने से उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनका दिमाग अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है। और अगर हम गलत इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं और फालतू की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनके दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है कि यही नॉर्मल है। तो हमने उनका नॉर्मल ही बदल दिया। बिल्कुल। जब हमने उनका नॉर्मल बदल दिया तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बड़े होके नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स बनेंगे जो कि रियल वर्ल्ड को चैलेंज करेंगे या रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। बिकॉज एज पेरेंट्स हमने उनका नॉर्मल चेंज कर दिया है। तो प्रोज, जब बच्चों को हम ये बता देंगे कि एजुकेशनल है, हाँ, कहीं उनकी ग्रोथ है, जैसे गेम्स पूरी तरह से हार्मफुल नहीं है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनको खेलने पे बच्चों का नॉलेज भी बढ़ता है, उनकी थिंकिंग पावर, जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। मैथमेटिकल गेम्स हैं तो मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ती है। तो और कोई जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जनरल नॉलेज मिल रही है, चीजों के को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑडियो विजुअल, कुछ लोगों का ये पावर होता है कि उन्हें अगर ऑडियो विजुअल तरीके से समझाएं तो ज्यादा समझ में आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये ऑडियो विजुअल माध्यम बहुत अच्छा है, बट वो जेन्युइन वेबसाइट्स होनी चाहिए, जेन्युइन चैनल्स होने चाहिए। ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो ज्ञानवर्धक है। अब कॉन्स क्या है? कॉन्स वही है जब हर चीज की अति हो जाए, जब हमें पता ही नहीं है कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, कितने समय के लिए दिखा रहे हैं, और हमने फोन को बच्चे को दे दिया। अब दे देने के बाद बिल्कुल भी हमारे पास कोई चेक नहीं रह जाता। बच्चे तो पासवर्ड भी लगा लेते हैं, पेरेंट्स उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो जब आप अनचेक देंगे, अनरेगुलेटेड देंगे, तो वही सारी जो भी हमने अभी पहले डिस्कस किया था, कॉन्स यही है कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़कियों में बॉडी इमेज इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली इंस्टाग्राम पे जा जाके वो फ्रीक्वेंटली देखती हैं तो बॉडी इमेज इश्यूज बहुत ज्यादा है, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट्स भी लड़कियों में ज्यादा होते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेल्स में ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जो हम एडल्ट्स की अगर बात करें तो एडल्ट्स का जब हम एमलेस स्क्रोलिंग करेंगे, अगर अच्छा प्रोज पे अगर हम आते हैं तो प्रोज यही है कि ये आपका बहुत अच्छा सर्वेंट हो सकता है, मीडियम बन सकता है, मीडियम बहुत अच्छा बन सकता है। आप अपने बिजी शेड्यूल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रह सकते हैं। कितने तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो आप सोशल मीडिया के वजह से आज भी उनके टच में हैं, जो पहले नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले हमें फिजिकली जाना पड़ता था, फोन नंबर्स मिलना मुश्किल होता था, बट अब बहुत आसान हो गया है। तो एक कम्युनिटी बिल्डअप और कम्युनिटी फीलिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे कि काम काज आपका आसान हो सकता है। हाउसवाइफ्स के लिए देयर आर सो मेनी कुकिंग चैनल्स जिसमें से आपको नई रेसिपीज मिल सकती हैं। अगर कुकिंग आपकी हॉबी है, कोई भी हॉबीज हैं, उसके बारे में नॉलेज के मामले में बहुत डाइवर्स है और बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर आप हेल्दी एंटरटेनमेंट चूज करें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके साथ ही है, आपको कहीं जाके स्पेशली बैठना नहीं है। जी। तो मैम इसका कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता सकती हैं आप? क्योंकि अगर हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चले, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपना ऑफिस भी देख रहे हैं, जो मदर है वो घर भी देख रही हैं,
और अब वो क्या करें उस बच्चे के लिए जिसको वो टाइम ही नहीं दे पा रही। उनको लगता है कि चलो फोन ले लेगा, मेरा भी थोड़ा हो जाएगा, मैं भी अपना काम कर लूंगी, ऑफिस का कर लूंगी। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास देने के लिए? देखिए पलक, ये बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो, मैं नहीं कहती कि ये बहुत आसान है, स्पेशली क्योंकि आप दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं फॉर वेरियस रीजंस। थोड़ा सा फीमेल्स भी अब पढ़ने लिखने में, एम्बिशियस होने में पीछे नहीं है मेल से, तो उन्हें भी लगता है कि हम क्यों अपना करियर गिव अप करें। लेकिन मुझे याद आता है मेरे जो बॉस थे नानावटी हॉस्पिटल में, डॉक्टर नागराज विलगोल, जब भी शादी की बात होती थी वो ये कहते थे कि तुम अपने हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ लो, भिड़ लो, एक दूसरे का कत्ल भी कर दो, लेकिन वंस यू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, तो वो चाइल्ड तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए फिर आपको सब कुछ करना होगा। तो ये बहुत बड़ा जो वाक्य था, मुझे शायद उस समय उतना समझ में नहीं आया जितना जब मैं खुद इस फेज से गुजरी हूं तो समझ में आया है। इसका ये मतलब है कि थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा और बारी बारी से करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन एंड विमेन दोनों को इक्वली टाइम देना होगा बच्चे को। कभी फीमेल अपने ऑफिस वर्क की वजह से बहुत बिजी होती है, उसको घर का भी काम देखना होता है, तो मेन फोक हैव टू टेक ओवर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीटी न्यूज। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। नौकरी की तलाश से आगे बढ़कर अगर अपना कारोबार शुरू करने का मौका मिले तो शायद आत्मनिर्भर बनने की राह और ज्यादा आसान हो जाए। कुछ इसी सोच के साथ केंद्र सरकार देश में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यानी PMFME स्कीम। ये योजना खासतौर पर युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। कम निवेश, सरकारी सहायता और बढ़ते बाजार की मांग PMFME योजना को स्वरोजगार का एक बेहतरीन अवसर बना रही है। तो आखिर कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ और कैसे करें आवेदन और क्या कुछ हैं इसकी प्रमुख शर्तें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। छोटी सी दुकान थी 10 बाई 10 की, वहाँ से ग्राइंडिंग का स्टार्ट किया था। तो मयूर भाई, आपका किस चीज का काम है? मेरा आटे का कामकाज है और इसके साथ हम इंस्टेंट प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे लोचो, खींचू, खमण, लाइक 52+ प्रोडक्ट्स है हमारी। आपने ये काम कब से शुरू किया? ये काम मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1998 से। एक छोटी सी दुकान थी 10 बाई 10 की, वहाँ से ग्राइंडिंग का स्टार्ट किया था। अभी हमारी 8 दुकान है, सूरत में होलसेल है और साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं, लगभग 8 से 10 कंट्रियों में। ये जो फैक्ट्री का सेटअप था, उसमें आपको कितना कॉस्ट टोटल लगा था? ये फैक्ट्री लगभग अभी 2 साल होने वाला है। मेरा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था वो 65 लाख जैसा था। PMFME की तरफ से मुझे पूरा 10 लाख रुपया सब्सिडी मिला हुआ है, मतलब कि मेरे अकाउंट में जमा हो गया। उसके अलावा जो बाकी का कॉस्ट है वो आपने कैसे कवर किया? PMFME के अंदर 90% तक लोन ले सकता है, मतलब कि मान लो 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है
तो 90% तो उसको बैंक लोन दे देगी। 50 लाख का मुझे लोन मिल गया, तो उसमें से 15 लाख जैसा मैंने अपने खुद से अरेंज किया। तो वैसे बैंक का भी मुझे अच्छा खासा सपोर्ट रहा और गवर्नमेंट का भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। दिस इज द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, जहां आपको 35% सब्सिडी मिलती है ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन योर फूड बिजनेस अप टू ₹10 लाख, एंड बैंक लोन भी 90% तक मिल जाता है। यू कैन सिंपली अप्लाई ऑन द PMFME पोर्टल। और बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर एक ऐसा तीर्थ जहां इतिहास, अध्यात्म और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां लगने वाले पावन मलमास मेले का संबंध एक ऐसी मान्यता से जुड़ा हुआ है जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे धार्मिक आयोजनों में शामिल करती है। मान्यता है कि हर 3 वर्ष में आने वाले अधिमास यानी मलमास के दौरान स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण स्वरूप में राजगीर में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इस अवधि में सभी देवी देवता भी इस पवित्र भूमि पर विराजमान होते हैं। यही कारण है कि मलमास का ये मेला केवल राजगीर में ही आयोजित किया जाता है और इसका धार्मिक महत्व अन्य स्थानों से कहीं अधिक माना जाता है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर का मलमास मेला देश के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मेलों में से एक माना जाता है। यह मेला हर 3 साल में सिर्फ एक बार लगता है, जहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस मेले की सबसे रहस्यमयी बात है 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता। कहा जाता है कि मलमास के पूरे महीने में सभी देवी देवता स्वर्ग छोड़कर राजगीर में निवास करते हैं। इसी वजह से इस समय राजगीर को धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता तो यहाँ तक है कि राजगीर के ब्रह्मकुंड में एक बार स्नान करने से पूरा साल गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। इसी कारण मलमास शुरू होते ही पूरा राजगीर भक्तिमय माहौल में बदल जाता है। हर तरफ पूजा पाठ, भजन, साधु संतों की शोभा यात्रा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं इस बार 17 मई 2026 से शुरू होने वाला यह मेला 15 जून 2026 तक चलेगा, जिसकी तैयारियां अभी से तेज हो चुकी हैं। क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी देखने पर ऐसा लगे मानो उसमें खून बह रहा हो? सुनने में ये किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है, लेकिन बिहार के रोहतास जिले में एक ऐसी नदी वास्तव में मौजूद है जिसे लोग खुनिया नदी यानी कि खून की नदी के नाम से जानते हैं। तिलौथू गांव के पास बहने वाली ये अनोखी धारा अपने गहरे लाल रंग के कारण वर्षों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर से देखने पर इसका पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नदी में लाल रक्त प्रवाहित हो रहा हो। कंटेंट क्रिएटर आर्य गुप्ता के इस वीडियो के साथ चलते हैं बिहार के रोहतास जिले की ओर और जानते हैं खुनिया नदी की हैरान कर देने वाली कहानी। बिहार के रोहतास में एक धारा बहती है जो देखने में ऐसा लगता है मानो खून की नदी बह रही है। लेकिन ये धारा लाल क्यों है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? और मैं आ पहुंचा हूँ रोहतास के तिलौथू में, जहाँ इन पहाड़ों के नीचे से एक धारा निकलती है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो एक खून की नदी बह रही है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला ये सिर्फ पानी है जिसका कलर सिर्फ लाल हो गया है। और लोकल लोग इसे खुनिया नदी या फिर खूनी नदी कहते हैं। इस नदी के लाल पानी का राज जानने के लिए मैं थोड़ा और आगे गया, जहाँ से ये नदी शुरू होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये नदी पहाड़ के नीचे से आती है तो कलर पानी जैसा ही रहता है, लेकिन जब पानी थोड़ा दूर का सफर करता है तो वो खुद लाल हो जाता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पानी का लाल होना ये एक रिएक्शन है, क्योंकि पानी के साथ ज्यादा मात्रा में आयरन मिला हुआ है। और जब आयरन से भरा पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हवा में रिएक्ट करके गहरा ऑरेंज कलर का हो जाता है, लेकिन देखने में बिल्कुल लाल लगता है। ठीक उसी तरह जैसे लोहे को खुले में रखने से उसमें जंग पकड़ लेता है। और सच में ये रिएक्शन भले ही आम लगती हो, लेकिन ये नदी इन जंगलों के बीच वाकई में काफी खूबसूरत लगती है। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर DD न्यूज पर। नमस्कार।